हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश के बारे में कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। उसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं और उन्हीं मेथड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें से वेरी फर्स्ट जो हमने मेथड पढ़ा था वो है परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। उसमें हमने ब्रूस्टर का नियम देखा था और ये देखा था कि जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग तो परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। दोनों ही परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते लेकिन आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में होते हैं, लेकिन आंशिक ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के जो कंपन हैं वो हर संभव दिशा में नहीं होते, कुछ दिशाओं में होते हैं। मतलब उसमें कुछ दिशाओं में होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वो न तो पूर्ण रूप से ध्रुवित है और न पूर्ण रूप से अध्रुवित है, वो आंशिक ध्रुवित होता है। लेकिन जब आपतन कोण का मान हम ध्रुवण कोण के बराबर करते हैं उस स्थिति में जो परावर्तित प्रकाश है वो तो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अभी भी जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। तो हम क्या करें कि अपवर्तित प्रकाश का अगर बार बार अपवर्तन करें तो हर बार अपवर्तन में ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाएगी और अंततः जो निर्गत प्रकाश होगा वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएगा। तो जो सेकंड मेथड है हम पढ़ने वाले हैं ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने का, वो है अपवर्तन द्वारा। तो पढ़ते हैं उसे, चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि। इसमें हम पहला पढ़ चुके हैं जो है परावर्तन द्वारा। आज हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी अध्रुवित प्रकाश को, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कांच का स्लैब है, इस तरह का कांच का हमने कोई स्लैब ले लिया। हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह पर ब्रूस्टर कोण पर या ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाता है उस स्थिति में इसका कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पे मैंने एक अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया। इस तरह से एक अध्रुवित प्रकाश था जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में होते हैं। तो जब इस पारदर्शी माध्यम पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो इसका कुछ भाग तो क्या हो जाता है गाइस, परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर आपतन कोण का मान, यहाँ पे जो अभिलंब बनेगा उस पे जो आपतन कोण का मान है मेरे पास, यहाँ मैं एक अभिलंब बना देता हूँ। मान लेते हैं कि ये मेरे पास है अभिलंब। ठीक है, ये मेरे पास अभिलंब है। तो अगर इस आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर होगा उस स्थिति में क्या होता है कि जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं, इसे अपन पूर्ण रूप से ध्रुवित कहते हैं। लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश है उसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में नहीं होते लेकिन कुछ दिशाओं में होते हैं, यानी ये आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन कुछ दिशाओं में होते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिना हमने पढ़ा था। क्लियर? कि जब भी किसी पारदर्शी माध्यम पर किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित करते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है। परावर्तित भाग पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र के कंपन एक ही दिशा में होते हैं, और अपवर्तित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन कुछ दिशाओं में होते हैं। इसे अपन आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब यदि इस अपवर्तित प्रकाश को हम किसी और कांच के स्लैब से गुजारे तो उसका और ज्यादा ध्रुवण होगा।
और ज़्यादा अपन इसको किसी दूसरे कांच से गुजारे तो इसका और ज़्यादा ध्रुवण होगा। मतलब अपवर्तित प्रकाश को बार बार अगर अपवर्तित किया जाए तो हर बार इसमें ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाएगी और अंततः जो हमें प्रकाश प्राप्त होगा वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा। कहने का मतलब समझिए ये है कि हमने पहली बार ये स्लैब 1 लिया और स्लैब 1 पर अध्रुवित प्रकाश डाला तो जो अपवर्तित प्रकाश था वो आंशिक रूप से ध्रुवित हो गया। यानी मान लेते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन 100 दिशाओं में हो रहे थे, तो अब इसमें 100 दिशाओं में नहीं हो रहे, इसमें मान लेते हैं केवल 80 दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं। अब ये जो प्रकाश है इसे हम किसी और दूसरे कांच के स्लैब पर आपतित कर दें, ठीक है, मान लेते हैं इसे अपन और कांच के स्लैब पर आपतित कर दे, तो इस स्थिति में यहाँ पर भी प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा। तो जो परावर्तित प्रकाश होगा वो पूर्ण रूप से ध्रुवित होगा क्योंकि ये वापस ब्रूस्टर कोण पर ही आपतित होगा। आपतन कोण और निर्गत कोण समान होते हैं, तो यहाँ पर ये ब्रूस्टर कोण पर ही आपतित होगा। इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश तो वापस पूर्ण रूप से ध्रुवित होगा और जो अपवर्तित प्रकाश होगा वो आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। ठीक है, आंशिक रूप से ध्रुवित होने का मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशाओं में नहीं होंगे लेकिन कुछ दिशाओं में होंगे। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं 100 दिशाओं में अगर वाइब्रेशन हो रहे थे, यहाँ 80 दिशाओं में होंगे, तो यहाँ इससे भी कम दिशाओं में होंगे, मान लेते हैं केवल कितनी दिशाओं में होंगे, 60 दिशाओं में। इस तरह जो हमारे पास निर्गत प्रकाश है उसे अगर हम वापस किसी कांच के स्लैब पर आपतित करें तो यहाँ पर भी इसके दो घटक होंगे, इसका आंशिक तो परावर्तन होगा और आंशिक क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन एक ही दिशा में होंगे, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश है इसका आंशिक ध्रुवण हो जाएगा, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में नहीं होंगे लेकिन कुछ दिशाओं में अभी भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह की घटना हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर अपवर्तित प्रकाश को बार बार अपवर्तित किया जाए तो हर बार पहले इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन 100 दिशा में हो रहे थे, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, इस तरह से हर बार अपवर्तन में इसका ध्रुवण बढ़ता जाएगा और अंततः एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमें अपवर्तित प्रकाश में भी विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल कितने मिलेंगे, एक ही दिशाओं में मिलेंगे, यानी अपवर्तित प्रकाश भी पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बार बार अपवर्तन करके ध्रुवण की मात्रा बढ़ाते हैं और अंततः जो हमें अपवर्तित प्रकाश मिलता है वो भी पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित मिलता है, मतलब उसमें भी विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं। तो इस प्रकार हम जब अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम मैं बना देता हूँ, ये तो समझने के पर्पज से था, इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम अपन बना लेते हैं ताकि वो आप आराम से एग्जाम में भी बना सको। ठीक है, तो उसको रफ किया लेते हैं। चलिए, ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कांच के स्लैब है जो एक दूसरे के समानांतर रखे, तो मैं इन बहुत सारे कांच के स्लैब को पहले एक दूसरे के समानांतर रख देता हूँ। मान लेते हैं इस तरह हमारे पास कांच के बहुत सारे स्लैब हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में होते हैं, तो उसे अपन अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है। सामान्य प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में होते हैं। क्लियर? तो जब ये अध्रुवित प्रकाश इस कांच के स्लैब पर आपतित होगा और यदि आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर है, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपतन कोण है उसका मान ध्रुवण कोण के बराबर है, तो यहाँ पर दो घटनाएं होगी। क्या होगा कि इसका आंशिक तो परावर्तन होगा, आंशिक अपवर्तन होगा। तो जो परावर्तित प्रकाश होगा उसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होंगे, मतलब वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा, पढ़ चुके हम। और जो अपवर्तित प्रकाश होगा गाइस, इससे जो अपवर्तित होगा प्रकाश इस प्रकार, उसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में नहीं होंगे लेकिन कुछ दिशाओं में होंगे। वापस जब ये स्लैब के यहाँ पर आपतित होगा तो इसका आंशिक परावर्तन होगा और आंशिक क्या होगा, अपवर्तन होगा।
तो यहाँ से ये परावर्तित होगा प्रकाश, जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होंगे और बाकी प्रकाश क्या हो जाएगा, वापस अपवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार बाकी प्रकाश अपवर्तित हो गया। वापस जब ये इस स्लैब पर आपतित होगा तो यहाँ पर इसका परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा, यानी बार बार स्लैब से टकराने पर इसका अपवर्तन और परावर्तन होता रहेगा। बार बार स्लैब से टकराने पर इसका अपवर्तन और परावर्तन होता रहेगा। क्लियर है गाइस? इस तरह से इसका बार बार अपवर्तन और परावर्तन होगा। हर स्लैब से टकराने पर परावर्तन भी होगा और अपवर्तन भी होगा। जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा, मतलब उसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होंगे, इस तरह से। तो डॉट का मतलब है कि इसमें विद्युत क्षेत्र के जो कंपन हैं वो इस तल के लंबवत हो रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इन डॉट का ये मतलब है। अब हम क्या देखते हैं कि जब यह ध्रुवित प्रकाश बार बार स्लैब से अपवर्तित होता है तो हर बार अपवर्तन में ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे 100 वाइब्रेशन हो रहे थे तो पहली बार में 80 होंगे, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5 और अंततः हमारे पास जो निर्गत प्रकाश होगा वो ऐसा होगा जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में रह जाएंगे। मतलब निर्गत प्रकाश भी पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाएगा, मतलब उसमें भी विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होंगे। तो जितने भी परावर्तित प्रकाश होंगे वो तो हमारे पास ध्रुवित होंगे और बहुत बार अपवर्तन होने के बाद जब हमें अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होगा वो भी पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश होगा, मतलब उसमें भी विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होंगे। तो इस प्रकार बार बार अपवर्तन द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश को किस में बदल सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। तो अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार किया जाता है कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को समानांतर रखी कांच के स्लैब्स पर आपतित किया जाता है तो इसका आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होता है। यदि आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर है तो इस स्थिति में जो परावर्तित किरणें होगी, परावर्तित प्रकाश होगा, वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। ये ब्रूस्टर का नियम है। और हर बार अपवर्तन में ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे अंततः हमें जो अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है, निर्गत प्रकाश प्राप्त होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में रह जाते हैं, मतलब वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार बार बार अपवर्तन द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। क्लियर है? और इस पूरे अरेंजमेंट को हम बंद कर देते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को बंद कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट को इस प्रकार से बंद कर देते हैं। तो हम कांच के इन समानांतर स्लैब्स की एक व्यवस्था बनाते हैं और उस पर हम ध्रुवित प्रकाश डालते हैं, जिससे हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। क्लियर है? तो ये हमने सेकंड मेथड पढ़ लिया कि किस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश को अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन अपने फिर काम में कर लीजिएगा गाइस। ओके, चलिए ठीक, तो उसको रफ कर देते गाइस। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। इसकी थ्योरी जो है मैं बता भी चुका और आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। राइट, चलिए तो इस पूरे को रफ कर देते हैं। तो दो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन द्वारा भी हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं और अपवर्तन द्वारा भी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले गाइस वो है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अब ये द्वि अपवर्तन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, थर्ड जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो है द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो समझिए, पहले हम द्वि अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद द्वि अपवर्तन से प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार से होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे द्वि अपवर्तन मतलब दो बार अपवर्तन होगा। नॉर्मली जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी कांच का एक स्लैब ले, ठीक है, कांच का कोई स्लैब ले
इस प्रकार का कांच का कोई स्लैब है, मान लेते हैं हमारे पास। लेबोरेटरीज में आपने देखा होगा, फिजिक्स लैब में भी आपने देखा होगा, कांच का कोई इस प्रकार का अगर स्लैब ले और इस बोर्ड पे मान लेते हैं मैं एक काला डॉट बनाता हूँ, इस प्रकार का काला डॉट बनाता हूँ और इस काले डॉट पे इस कांच के स्लैब को रख दिया जाए, तो इस कांच के स्लैब को अगर इस काले डॉट पे रखा जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको एक काला डॉट दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। या फिर डॉट की जगह मैं अगर एक लाइन बना दूँ, मान लेते हैं मैंने इस कांच के स्लैब को, मैंने बोर्ड पे एक लाइन बनाई और इस लाइन के ऊपर इस कांच के स्लैब को रखा, ठीक है, तो हमको ये कांच का स्लैब इस लाइन के ऊपर रखने पर ये लाइन इस प्रकार से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के बाद ये लाइन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, टुकड़े हो जाएंगे इसके, है ना। तो हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, कहने का मतलब अगर लाइन बनाए तो हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, या फिर हम डॉट बनाएं इस पे और इस डॉट के ऊपर इस कांच के स्लैब को रखें तो हमें एक ही डॉट दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच का जो नॉर्मल स्लैब होता है, उस नॉर्मल स्लैब पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका अपवर्तन होता है इस प्रकार से और वो किरण वापस निर्गत हो जाती है। तो यहाँ पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण भी एक है, अपवर्तित किरण भी एक ही है और निर्गत किरण भी एक ही है। इसलिए जब अपन कांच के स्लैब को इस डॉट पे रखते हैं तो हमें एक ही डॉट दिखाई देता है। ये तो नॉर्मल सी बात है जिसे अपन अपवर्तन कहते हैं। अब द्विअपवर्तन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइज हम क्या देखते हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल होते हैं, जैसे हम बात करें कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में। किसके बारे में? कैल्साइट या फिर आइसलैंड स्पार। ये प्रकृति में कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल होते हैं, कैल्साइट है, आइसलैंड स्पार है, ये कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल होते हैं जिन पर जब अपन कोई प्रकाश आपतित करते हैं तो इसमें एक अपवर्तित किरण की जगह दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई कैल्साइट का क्रिस्टल है, या तो कैल्साइट का क्रिस्टल है या आइसलैंड स्पार का क्रिस्टल है, और उस पर हम किसी प्रकाश को आपतित करें इस प्रकार से, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कि हमें एक अपवर्तित किरण मिलनी चाहिए इस प्रकार से और वो वापस निर्गत होनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब अपन इन स्पेशल क्रिस्टल पर एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं तो यहाँ अपवर्तित किरणें दो प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हमें दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। एक आपतित किरण से कितनी अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है? दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। इसी घटना को हम द्विअपवर्तन कहते हैं। यानी कि अगर हम बोर्ड पे एक काला डॉट बनाएं और इसके ऊपर अगर मैं इस कैल्साइट क्रिस्टल को या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल को रखूं तो हमें एक डॉट की जगह दो डॉट दिखाई देंगे। और दो डॉट क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जब आपतित किरण आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है और दो अपवर्तित किरणों में से हमें दो बिंदु दिखाई देंगे, ठीक है। और इसी घटना को हम कहते हैं द्विअपवर्तन। क्लियर? देखिए अभी आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा गाइस, जो कि नॉर्मल क्रिस्टल का है। इस नॉर्मल क्रिस्टल में हम क्या देखते हैं कि जब लाइन हमने जो ड्रॉ की है उस लाइन पे इस नॉर्मल क्रिस्टल को रखा जाता है तो हमें एक ही लाइन दिखाई देती है, जो कि सामान्य कांच के स्लैब में होता है। क्लियर है? जो हमने डिस्कस किया कि सामान्य कांच के स्लैब में जब अपन कागज पर एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर कांच का स्लैब रखेंगे तो हमें एक ही लाइन दिखाई देगी। ये एक अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमने उस लाइन पे कैल्साइट या आइसलैंड स्पार क्रिस्टल रखा है, तो हमें एक लाइन की जगह दो लाइन दिखाई देती है और इसी को हम द्विअपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? आराम से देखिए, हमें एक लाइन की जगह दो लाइन दिखाई दे रही है और इसी घटना को हम द्विअपवर्तन कहते हैं। ऑलराइट, तो इस घटना को हम द्विअपवर्तन कहते हैं। कुछ स्पेशल क्रिस्टल होता है जिस पर प्रकाश आपतित होने पर एक अपवर्तित प्रकाश की जगह दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। इस घटना को द्विअपवर्तन कहते हैं। अब द्विअपवर्तन से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में किस प्रकार से बदला जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे वाले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।